नमस्कार। मेरा नाम भोलेश्वर प्रसाद दुबे है और आप जन सारांश भानु का 5वां एपिसोड देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जन सारांश भानु एक मंच है, जो कि ऐसे विषयों या मुद्दों पर बात करना करता है, जिससे सामाजिक सरोकार जुड़ा होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि किसी विषय या किसी मुद्दों पर सामाजिक सरोकार के साथ-साथ सरकार का क्या भूमिका होनी चाहिए और इस भूमिका के साथ-साथ एक आम इंसान, एक व्यक्तित्व की क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरह मुद्दों को और ज़्यादा काम करके और ज़्यादा लोगों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यदि आप भानुप्रतापपुर, कांकेर या बस्तर या पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं से भी हैं और आप हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमें अपनी समस्याएँ बता सकती हैं, अपने वार्ड स्तर की समस्याओं से लेकर के अगर आपके ब्लॉक में, आपके जिले में कोई ऐसी सामाजिक समस्या चल रही है, जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं, जिस पर आप चाहते हैं कि स्थानीय मुद्दों पर बात की जाए, आप हमें वो मुद्दे अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे संपर्क करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि आपके विषयों पर किस तरह से बात की जा सकती है। उससे संबंधित विशेषज्ञों को ढूँढा जाएगा और एक चर्चा आमंत्रित की जाएगी, जिससे हमें ये समझने में मदद मिले कि किस तरह से किसी मुद्दे या किसी विषय पर काम करें कि उसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके, किस तरह किसी समस्या को सुलझाने में जन भागीदारी बढ़ाया जा सके। तो जैसे कि आज का विषय आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो शराब की जो नीतियाँ हैं, उस पर कई बार नए-नए बयान आते हैं और साथ ही राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में भी शराब को लेकर के रिसेंटली अभी बिहार में कुछ दुर्घटनाएँ हुई, लोगों की मृत्यु हो गई। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बयान आया कि जो शराब पीता है वो तो मरेगा ही। एक तरह की एक एक मुद्दा ये बनता हुआ दिखता हुआ नज़र आ रहा है और हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ में इस समय शराब की जो स्थिति है, इस पर भी बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। समय-समय पर हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज़ चैनल के द्वारा इस पर बात की जाती है, पर मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर भी इस तरह की चर्चाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं न कहीं ये एक ऐसी समस्या है, जिसे सबने एक सामान्य समस्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। मानते हैं, सभी जानते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए या शराब एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हम सभी जूझ रहे हैं। लगभग हर कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, जो कि इस समस्या से अछूता रह गया हो। पर फिर भी कहीं न कहीं ये शराब हमारे सामाजिक जीवन में इस तरह से घुल-मिल रच-बस गई है कि ये एक तरह से हम इसे सामान्य रूप से लेने रहते हैं। अगर हम सड़क से जा रहे हैं, कोई सड़क पर गिरा हुआ है, शराब पी कर के धुत पड़ा हुआ है, ये हमारे लिए एक आम सा नज़ारा हो चुका है और हमें बहुत ज़्यादा इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ये तो बात हो गई समझ की, अब चलिए थोड़े आंकड़ों पर भी आ जाएँ। मुझे आज से 6 साल, 7 साल पहले का एक एक रिपोर्ट याद आती है जिसे मैंने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था कि उस समय जो वार्षिक रूप से जो छत्तीसगढ़ में जो फ्री अनाज जो बँटता था, उस समय जो चावल बाँटा जाता था, उसका जो बजट होता था, वो लगभग 1900 करोड़ रुपए सालाना होता था। और उस समय छत्तीसगढ़ का जो शराब से जो रेवेन्यू थी, देशी और विदेशी दोनों से, वो लगभग 2200 करोड़ रुपए की थी। तो कहने मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि आज से 7-8 साल पहले भी हमारे छत्तीसगढ़ में शराब की रेवेन्यू बिल्कुल एक 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 नए लेवल पे थी। उस समय उड़ीसा जो हमारे राज्य से लगभग बड़ा है, महाराष्ट्र जो हमारे राज्य से डबल बड़ा है, इनकी रेवेन्यू भी हमारे रेवेन्यू से बहुत कम थी। 1400 1600 करोड़ रुपए की सालाना रेवेन्यू होती थी। और अगर आप अभी की रेवेन्यू जानना चाहें जिस पर मैं आ रहा हूँ, तो मैं आपको ये बात बताता हूँ कि साल 2021 में जो जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रेवेन्यू जनरेट किया है, वो लगभग 500 करोड़ रुपए प्रति महीने का है। मतलब आप अगर देखें तो 6000 करोड़ रुपए की वार्षिक रेवेन्यू शराब नीति छत्तीसगढ़ को दे रही है और ये साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की एक तरह से कहीं न कहीं एक स्टार रेवेन्यू जनरेट करने वाली एक विभाग है, जिसके माध्यम से लगभग छत्तीसगढ़ सरकार ऑलमोस्ट अपने सभी एम्प्लॉइयों को पेमेंट करने के लिए सक्षम भी है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है चलिए पैसे तो आ रहे हैं, रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, पर इसका समाज में क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि होता तो ये है कि किसी भी योजना या किसी भी रेवेन्यू से जो जो पैसे आते हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसे यूज़ किए जाते हैं वापस डेवलपमेंट के लिए। पर अगर आप अपनी जनता या लोगों के साथ में अगर उस चीज़ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जो उनको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, तो आप आगे जाकर के उसके लिए डेवलपमेंट करके भी क्या करेंगे? उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कैग की रिपोर्ट से मैं आपको बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम परसेंटेज में रेवेन्यू यूज़ किया जाता है डेवलपमेंट में, ऑलमोस्ट 12%। मतलब जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से मात्र 12% रेवेन्यू को यूज़ किया जाता है वापस डेवलपमेंट के लिए।
तो ये जो बाकी जो धान का बोनस जा रहा है, ये एक अच्छा कदम हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। और भी दूसरी चीजें, कल्याणकारी योजनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की, अच्छा कदम हो सकता है। पर क्या इसके साथ में इन दूसरे कदमों को देखना जरूरी नहीं है? अभी एक साल पहले लगभग लगभग घर में शराब नीति में बदलाव किया गया था, जिसमें 5 लीटर शराब को घर में रखने के लिए वैधता दे दी गई थी। किसी भी प्रकार की शराब 5 लीटर आप किसी एक कारण के साथ रख सकते हैं। इस विषय में भी हम समझेंगे। साथ में दो घटनाएं हैं जो मेरे दिमाग में कौन जाती हैं शराब को लेकर के। लगभग 2018-19 की बात है। महासमुंद में एक महिला और उनकी 5 बेटियों ने ट्रेन के सामने कूद करके आत्मदाह कर लिया था। आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड हुआ था वो। जस्ट बिकॉज, क्योंकि वहां के उनके जो पिता थे वो नशा के कारण उन्हें काफी अब्यूज करते थे। इसके साथ में 2 बेटियों को लगभग राजनांदगांव में उनके पिता ने उनकी हत्या कर दी थी शराब के कारण। तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है जो हर जिले में, हर ब्लॉक में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त रूप से चल रहा है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक विषय विशेषज्ञ श्री अजय कल्याणी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार नमस्कार। जी। सर जी, एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भिलाई 3 में स्थित है। इनका काम पिछले 15 सालों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में चल रहा है। काफी ज्यादा इनका काम रहा है। पुलिस के साथ मिल करके भी इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है विषय को लेकर के। काफी अवेयरनेस भी फैलाते हैं। आज हम इनसे समझेंगे कि असल में नशा मुक्ति के लिए किन चुनौतियों का सामना हो रहा है, ग्राउंड की रियलिटी क्या है। यदि कोई किसी को अगर ये बात समझनी है कि उसे नशा छोड़ना है तो कितना कठिन है, और उसके लिए प्रक्रिया क्या है, कहाँ से शुरू करें, अगर इन बातों को समझना है तो आज हम इस बात को सर से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ भानु प्रतापपुर से सहिता समरथ जी हैं, जो कि हमें वहाँ की स्थितियों से अवगत करेंगे। सहिता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो चलिए, मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस विषय से कि क्या आप अपने आसपास जो जो माहौल आप देख रहे हैं शराब को लेकर के, जिस तरह से हमारे कल्चर में वो शामिल होता जा रहा है, कभी आपने ये बात महसूस की है कि क्या इसका आने वाले 10-15 सालों में इसका किस तरह से परिणाम होगा? दूसरी बात, कभी ये जो हर एक सरकार आती है, जब बीजेपी आती है, चाहे कांग्रेस आती है, चाहे कोई और अन्य सरकार आती है, मैनिफेस्टो में हर किसी की ये बात होती है कि हम शराबबंदी की नीति लाएंगे। उदाहरण के लिए 2018 में जब कांग्रेस चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि हम शराबबंदी की नीति लाएंगे। पर क्या वाकई वास्तविकता में ये संभव है कि शराबबंदी हो पाएगी? क्योंकि स्थिति तो ये है कि देखिए, एक तरफ साल का 6,000 रुपया रेवेन्यू है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसके आसपास सिर्फ 2 ही ऐसे विभाग है छत्तीसगढ़ राज्य के जो इतना इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। एक है खनन और दूसरा है, आई थिंक मेरे ख्याल से बिजली या कोई दूसरे विभाग है जो इस रेवेन्यू के आसपास आता है। ऐसा नहीं कि इस रेवेन्यू से ज्यादा चला जाता है। ये ऐसे 2 ही विभाग है। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार, कोई भी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार किसी ऐसे रेवेन्यू को बंद कर सकती है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट एक तरफ से पूरी चीजों को खींच रहा है? जबकि देखिए, कोरोना के बाद स्थिति ये हो गई थी कि होम डिलीवरी के माध्यम से शराब को छोड़ा जा रहा था। अब इसको कारण ये दिया गया था कि नकली शराब से, जहरीली शराब से बचाने के लिए लोगों को, क्योंकि लोगों को शराब नहीं मिल रही थी, लोगों की स्थिति और बिगड़ रही थी। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने एक तरह का ये इंडिकेशन दिया था कि भाई चलिए, जहरीली शराब से बचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब इस बात को स्वीकार भी किया जा सकता है किसी हद तक। पर ये जो एक नया ही पैटर्न शुरू हो गया था जिसके माध्यम से पूरे राज्य में शराब बिक्री की जा रही थी, लाइनें देखे जा सकती हैं। अगर आप देखेंगे तो उस समय के लगभग लगभग हर बड़े पेपर ने, हर बड़े चैनल ने ये खबर दिखाई है। फोटोज दिखे गए थे जिसमें लोग कोरोना को छोड़ करके बिल्कुल पानी में उतर उतर करके, लगभग घुटने घुटने तक के उतर करके, धूप में, कड़ी धूप में खड़े होकर के लाइन लगा करके शराब लिया जा रहा था। तो एक अलग तरह का ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया था। एक अलग ही तरह का नया समस्या बाहर आ गई थी। तो ये, इस विषय पर हमें ये समझने की जरूरत है कि ये कैसे किया जाता है और कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, थोड़ा बेहतर करेंगे। सहिता जी, मैं आपको रुक करूंगा और मैं ये समझना चाहूंगा कि भानु प्रतापपुर, कांकेर, उसके आसपास के ये जो आदिवासी बहुल इलाका है, यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, क्राइम से इसका कितना जुड़ा हुआ चीजें हैं, अगर इस बारे में आप बता पाए तो। सहिता जी, आप म्यूट है।
सर मैं कांकेर जिले के मैं अपने ही आंचलिक क्षेत्र की बात करना चाहूंगी, भानु प्रतापपुर की। यहाँ जो क्या बोलना चाहिए, महुआ के शराब जो कच्ची शराब है, उनके अलावा शासन के द्वारा जो संचालित शराब दुकानें हैं, वहाँ पे जो बिक्री है वो अत्यधिक मात्रा में है। और शासन की तरफ से जो संचालित शराब दुकान वहाँ अत्यधिक मात्रा में तो है। साथ ही जो कच्चा महुआ का शराब है वो ज्यादातर ग्रामीणों में संचालित है। और ये जो शासन की नियमावली बनी है, आदिवासियों में 5 लीटर शराब की छूट, ये ज्यादातर क्या है, युवा वर्ग जो ग्रामीण अंचलों में है, युवा वर्ग को ज्यादा प्रभावित करते हैं। एक तो आसानी से ये शराब मिल जाता है, और यहाँ के अधिकतर युवा वर्ग को देखें तो शराब के अलावा बाकी अदर नशीलों में भी व्याप्त रहते हैं। और शराब एक बहुतायत मात्रा में यहाँ मिलता है महुआ, तो महुआ शराब ज्यादा बिकता है। जी। तो सहिता जी, एक मुझे एक बात बताइए। देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जो अपराध का एक जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, 2013 से लगभग ग्राफ बहुत ज्यादा, एक बहुत बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये ग्राफ चढ़ रहा है। तो इसमें किसी प्रकार की शराब की भूमिका है क्या? आपने किसी से बात करने की कोशिश की क्या? आपको समझ के बाहर आया? मैंने खासतौर पे घरेलू महिलाओं से बात की, जिनके पति या फिर बच्चे शराब से ज्यादा लत हैं, शराब के ज्यादा लत। तो जिस तरह से जी। उनके फैमिली की बातें हैं, जिस तरह से परेशानी आ रही है, या कहा जाए कि उनकी स्थिति है वो दयनीय है। क्योंकि एक तो महिलाएं हैं, यदि उनके पति शराबी हैं तो सारी जिम्मेदारी कमाने का, यहाँ तक बच्चों को पढ़ाने लिखाने या खिलाने का, उनकी सारी जिम्मेदारी एक महिला पे आ जाती है। और ऊपर से पति यदि शराब पी के आए तो उनके कई ताने या फिर गंदी गंदी गालियां, प्लस उनको मार भी खानी पड़ती है। और यदि मान के चलो वो कार्रवाई के लिए थाने में जाती भी हैं, तो एक बार जाएंगी, जी। फिर कुछ दिन कार्रवाई होगा, फिर छूटेंगी, या फिर वो खुद एक अपने पति होने के उनके पति हैं तो वो छुड़वाने खुद ही जाएगी, जमानत के तौर पे वो लाएंगे, फिर दोबारा वही हाल है। क्योंकि ना तो यहाँ नशा मुक्ति केंद्र है, ना कुछ ऐसी सुविधाएं हैं कि जो शासन उनको नशा छुड़ाने के लिए कोई ऑप्शन दे। और जी। खासतौर ये पे जो यदि नशा मैं मुक्ति केंद्र की आपने बात की है, इस पर मैं जी जी जरूर जैसे ऐसे लूंगा, पर मैं पहले आपकी बात कंप्लीट होने देता हूँ। पर जरूर इस पर जी। उससे बात करना चाहूंगा। और खासतौर पे यदि बच्चों की बात करें, तो खासतौर पे ये ज्यादा प्रॉब्लम है जिनके यहाँ जिनके पिताजी नहीं होते। खासतौर पे महिलाएं ही संचालित करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो उनके यदि यहाँ बच्चे हैं, बच्चे पूरी तरह नशा में ग्रस्त हैं, तो उनके लिए काफी दिक्कत होती है। एक तो हैंडल करने वाली वो महिला अकेली रहती हैं, उनके अलावा उनके बच्चे यदि पी के आए तो उनको कैसे हैंडल करें, उनके समझ से बाहर रहते हैं। क्योंकि यहाँ की जो फैमिली है वो सिर्फ एक बच्चे या दो बच्चे जो है ये तो है नहीं, उनके 4-5 बच्चे हैं जिनको वो हैंडल करती है। तो जी। कई ऐसे भी हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने माँ पे या पिता पे ही नशे में हाथ उठा देते हैं। तो इस तरह की एक जी। पारिवारिक कलह का सबसे ज्यादा कारण कहा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो नशा है। और इसका सबसे ज्यादा कारण है कच्ची जो महुआ के शराब है वो है। जी। जी। अच्छा सहीदा जी, मैंने एक और हमारी जब चर्चा हो रही थी इस विषय में, मैंने सुना था आप पुलिस थाने में भी आपने बात की है कि वहां पर अपराधियों में शराब को, जो जो शराब की प्रवृत्ति है, वो कितना ज्यादा उसमें भूमिका अदा कर रही है। क्या हुआ इस बारे में कुछ अगर आप बता पाए? मैंने यहाँ भान प्रतापपुर थाना में टीआई सर हैं तेज वर्मा, उनसे बात की थी। तो उन्होंने एक जो शराब की गतिविधियां हैं उनको लेकर बताए कि जैसे शासन द्वारा जो शराब संचालित दुकानें हैं उसमें शराब तो मिलती है। नियमावली तो चाहे उनके लिए बालिग नाबालिग के सब अलग अलग नियमावली होती है कि 18 से ऊपर जो है बालिग है वही खरीदेंगे। पर यहाँ गैर कानूनी तरीके से भी मिलता है। आजकल देखते हैं जिस तरह से युवाएं शराब से प्रभावित है उसको लेकर, और जिस तरह शिकायतें आती है पीनों के लेकर कि जैसे बाहर है, मतलब आसपास गांव है, वहां आसपास जाके कुछ झुंड है शराब पीते हैं। तो इस संबंध में उनसे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो शराब दुकान संचालित तो कर दी है, पर यह है कि एक बार जैसे पीने की एक जगह संचालित होता है ना, इस तरह की कोई जगह नहीं है। तो इस तरह से वो झुंड में बने रहते हैं, तो उस पर कार्रवाई करने में इनके ऊपर भी असमंजस की स्थिति रहती है। जब शासन ये बेचने का नियम तो बना दिए पर पीने के लिए कोई जगह नहीं दिए, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। और जैसे कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात होती है या फिर कहीं लड़ाई झगड़ा वाली बात होती है शराबी के द्वारा, तो उस पे वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। और वो जी। 5 लीटर महुए के शराब पे जब मैं क्वेश्चन की तो उनका कहना था कि 5 लीटर जो शराब है वो यदि बनता है तो कुछ पर्व है,
या फिर जैसे उनके यहाँ कोई छठी आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो छठी है, या फिर उनके यहाँ देवी देवताओं का काम होता है तो बनाया जाता है कि चलो उनकी परंपरा है करके। पर उसमें क्या है, अधिकतर इनके आड़ में कई घरों में यह है कि महुआ जो कच्ची शराब है वो ज्यादा मात्राएं में बिकती है। तो इनके यदि जानकारी में आते हैं, फिर ये यदि किसी के पकड़े जाते हैं तो उसमें कार्रवाई करते हैं। और कई बार एक पता नहीं चल पाता, वो किसी न किसी बहाने से तो बेचते ही हैं। और शिकायतें भी काफी कम आती, क्योंकि यदि पड़ोस में है तो यदि कोई शिकायत कर दे तो उनके आपस में तालमेल नहीं बनने का डर रहता है। तो जितने उनके कार्यवाही के दौरान आती है संपर्क, तो उसमें कार्यवाही करते हैं। जी। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 चीजें क्लियर है। एक तो ये आपसी साठगांठ भी इसमें बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जो कि शराब बिक्री को कहीं न कहीं कानूनी रूप से प्रमोट कर रहा है। दूसरी बात ये है कि महिलाएं अपने पतियों या अपने घर के पुरुषों की आदतों से मजबूर है। जो युवा है वो अपनी ही आदतों से मजबूर है। तो कहीं न कहीं ये जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हम आने वाली नस्ल के लिए शायद हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो हम दे पाएँ। सिर्फ़ चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए ये काम किया जा रहा है और हम में से हमारे द्वारा ही किया जा रहा है, इसके लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। इसके लिए कोई शासन-प्रशासन उतना ज़िम्मेदार नहीं है जितनी खुद की नैतिकता होती है। तो इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा-सा रुख करता हूँ विषय विशेषज्ञ की ओर। अजय सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुख्य रूप से 3 प्रश्न हैं मेरे, जिसमें मैं ये आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। पहला तो ये प्रश्न है सर कि ये जो जो शराब नशा मुक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? और कैसे पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है? अगर इस बारे में आप हमें बता पाएँ तो। देखिए, जहाँ तक नशे की बात है, और जैसे सविता जी बता रही थी कि महिलाएँ और बच्चे, यदि अगर हम नशे की बात करें तो नशे से सबसे ज़्यादा पीड़ित नशा करने वाला नहीं है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है महिला, बच्चे और पूरा परिवार। परंतु उसमें सबसे ज़्यादा जो है महिलाएँ और बच्चे पीड़ित होते हैं। और जहाँ तक आप का जो कांकेर और भानु प्रताप क्षेत्र है, ये जो बस्तर क्षेत्र है, बस्तर की जो संस्कृति है, आप वहाँ खीर-पूरी खिला दें, परंतु वो अतिथि देवो भव तभी होता है जब वो महुआ की दारू हो और चिकन हो। तो आप जी, देखेंगे कि अगर भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अगर आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अगर भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार आप देखेंगे, बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, दुर्ग संभाग हो गया, रायपुर संभाग हो गया, तो अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग प्रकार के नशे हैं, परंतु नशे की अधिकता है। मैं थोड़ा नशे के बारे में बता दूँ भूलेश्वर जी, फिर उसके बाद मैं आता हूँ जी, रिहैबिलिटेशन के ऊपर। जी, देखिए 2018-19 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्वे करवाया था। इसके पहले कभी ये सर्वे नहीं हुआ, और जब ये सर्वे हुआ तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। यहाँ पे 35.6% लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं, और जी, 35.6 बोलने से आप 36 मान लीजिए, 36 में से 6 लोग एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब 100 में से 36 लोग नशा करते हैं, और उन 36 में से 6 लोग, मतलब 100 में से 6 लोग एडिक्ट हो रहे हैं। जी, और जो हम छत्तीसगढ़ का हम सिनेरियो लेंगे, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा, या तो आप अलग-अलग क्षेत्र में जाएँगे, आप दुर्ग क्षेत्र में आएँगे, यहाँ पे गाँजा भी है, सॉल्यूशन भी है। और यदि अगर आप बस्तर में जाएँगे, महुआ सबसे ज़्यादा है, परंतु कांकेर क्षेत्र में गाँजा भी है। और जैसा कि सविता जी बोल रही थी कि यहाँ पे आपको बता दूँ, बहुत जल्द हमारा नशा मुक्ति केंद्र कांकेर में भी खुल चुका है, ये मान के चलिए। ये मान के चलिए, जी, बस जरूर आखिरी जरूर। प्रक्रिया बची है। तो आपकी समस्या का समाधान हम बिल्कुल करेंगे, और साथ ही साथ नशे को, यदि अगर हम एक मानसिक बीमारी है, और साथ ही साथ मानसिक बीमारी के साथ-साथ इसको सामाजिक बीमारी भी बोलते हैं हम, और शारीरिक बीमारी और आर्थिक बीमारी भी बोलते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं नशा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, मानसिक रूप से सब लोग परेशान रहते हैं। तो नशे जी, को एक मानसिक बीमारी डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया हुआ है। और जहाँ तक रही नशा मुक्ति की बात, नशा मुक्ति तभी संभव है, यह सरकार नहीं करा सकती, प्रशासन नहीं करा सकता। यह नशा मुक्ति
समाज और समुदाय मिलकर ही नशा मुक्त समाज की परिकल्पना कर सकते हैं। हम लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार के मैनिफेस्टो, जैसा कि आपने बोला कि सरकार के मैनिफेस्टो में ये बातें आती है। बिल्कुल, सरकार अपने मैनिफेस्टो में लाती है, परंतु सरकार तभी आगे कदम उठा पाएगी जब समाज आगे आएँगे, क्योंकि प्रत्येक समाज मिलकर ये सरकार बनाते हैं और जब तक समाज अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक समाज को ये ज़िम्मेदारी उठानी होगी कि हम एक नशा मुक्त समाज का निर्माण कैसा करें। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, कोई भी मांगलिक कार्य हो या कोई दुखद घटना हो, वहाँ पे नशे ने अपनी एक जगह बना रखी है। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि हो, चाहे महिला एवं बाल विकास हो, आप देखेंगे नशे ने एक हर जगह घुसपैठ बना रखी है। तो ये घुसपैठ करने किसने दिया? ये शायद हम ही लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। जिस परिवार में कोई भी नशा नहीं करता है, उस परिवार की स्थिति ये होती है कि वो सीधा कह देता है कि मेरे परिवार में तो कोई नशा नहीं करता है, मुझे इससे क्या जी, लेना-देना। परंतु उसे नहीं जी, पता चलता है कि उसका परिवार या उसके परिवार में भी नशे की एंट्री कब हो जाएगी, उसे पता नहीं चल पाएगा। तो नशा एक आम जी, बात हो गई है और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि हमारी कल्याणी संस्था 2013 से घरेलू हिंसा अधिनियम एक्ट के तहत सेवा प्रदाता के रूप में दुर्ग जिले में कार्य कर रही है और हमारे पास जितने प्रकरण आए महिलाओं के घरेलू हिंसा के, जब हमने जी, उन प्रकरणों का अध्ययन किया तो कम से कम 75% प्रकरण ऐसे थे, जो कि नशे के कारण वहाँ पे हिंसा हो रही है और वहाँ की जी, महिलाएँ उससे प्रताड़ित हैं। और जहाँ तक भुलेश्वर जी आपने एक बात कही कि आने वाले 10-15 वर्षों में क्या स्थिति आने वाली है। हमारे देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है और यदि युवा नशे की गर्त में चले जाए, तो मान के जी, चलिए वो देश कितना पीछे चले जाएगा। तो आज हमारे भारत की स्थिति वही है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर आप लीजिए, चाहे राष्ट्र स्तर पर लीजिए, हमारा युवा नशे की गिरफ्त में आके खोखला होते जा रहा है। अब बात ये रही कि हमें अब इन युवाओं को कैसे बचाना है। तो इन युवाओं जी, को बचाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की गई है और नशा मुक्ति केंद्र में कोई भी जादुई छड़ी नहीं है, कोई भी ऐसी दवा नहीं बनी है कि आप वो दवा खिलाएँगे और आप नशा मुक्त हो जाएँगे। ना नशा करने के जी, लिए दवाई बनी है, ना नशा मुक्त होने के लिए दवाई बनी हुई है। केवल और केवल आपका आत्मविश्वास, आपका विल पावर और नशा मुक्ति केंद्र में यही चीज़ें सिखाई जाती हैं। यदि अगर मैं नशा मुक्ति केंद्र में की एक प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊँ कि हुँ, एक हुँ, नशा करने वाला व्यक्ति जब आता है, तब उसका जब प्रवेश होता है नशा मुक्ति केंद्र में, तो 100 में से 98 लोग 98 लोगों को परिवार ज़बरदस्ती लाता है नशा मुक्ति केंद्र। केवल 100 जी, में से 2 लोग ही ऐसे होते हैं, जो स्वयं चल के आते हैं कि नहीं मैं नशा मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये सबसे जी, बड़ी विडंबना है कि परिवार ज़बरदस्ती लाता है। जब परिवार ज़बरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र में प्रवेश करता है ये नशा करने वाले भाइयों को प्रवेश दिलाता है, तो ये नशा करने वाले जो साथी होते हैं, ये डिनायल पोज़ीशन में रहते हैं, कोई भी चीज़ हुँ, स्वीकार नहीं करते हैं और कम से कम ये 1 महीना ऐसी ही स्थिति में रहते हैं। केवल एक ब्लेमिंग बिहेवियर रहता है इनका कि परिवार जी, ने एक अम, रणनीति के तहत मुझे नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट किया है और जब इनका ट्रीटमेंट चालू होता है, तो सबसे पहले जो स्थिति आती है इनकी विथड्रॉल की स्थिति आती है। विथड्रॉल की स्थिति से तात्पर्य है आपके शरीर में, आपके खून में अल्कोहल की मात्रा रहती है और जब आप इसके आदी हो जाते हैं, तो जब 24 घंटा अल्कोहल की मात्रा रहती है और जब नशा मुक्ति केंद्र में आपके शरीर से उस नशे को बाहर किया जाता है, कुछ इसके लिए कुछ मेडिसिन्स दी जाती हैं, जिससे उसके शरीर से नशा बाहर हो और उस समय अ, ऐसे स्थिति में पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। और विथड्रॉल के बाद वो हैलुसिनेशन में भी चले जाता है। हैलुसिनेशन बोलने से वो दिमागी रूप से
बहुत ही स्थूल हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और ऐसी स्थिति में उसे जो छोटे बच्चे जो 1.5-2 साल के बच्चे होते हैं, उसकी तरह उनकी देखभाल करनी होती है। वो कहीं भी बिस्तर गीला कर देते हैं, अपने कपड़े गंदे कर देते हैं, तो ऐसी स्थितियों से भी गुज़रना होता है और उसके बाद भी ये डिनायल पोज़ीशन में रहते हैं, परंतु धीरे-धीरे क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक इन लोग को व्यस्त रखा जाता है और इनको व्यस्त रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। जैसे सुबह 5 बजे ध्यान होता है, ध्यान के बाद इनको फ्रेश होने के लिए समय दिया जाता है, फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज़ होती है, एक्सरसाइज़ के बाद इन लोग अपना स्नान ध्यान करके ब्रेकफ़ास्ट होता है, ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर इनके सेशंस होते हैं और जो सेशंस जो होते हैं, वो सेशन इनके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम लोग हर एक पेशेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई गंदा रहता है, कोई झूठ बोलता है, कोई ब्लेमिंग बिहेवियर रहता है किसी का, जी। किसी में जेलसी रहती है, कोई दादागिरी करता है, कोई आपस में मिल के नहीं रहना चाहता है। तो इनको एक अच्छे व्यवहार के बारे में सेशन के माध्यम से इनको सिखाया जाता है। चूँकि जी। इसमें हमें ये ख़्याल रखना होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी को भी नहीं कहते हैं कि आप यहाँ गंदा कर रहे हैं। केवल सेशन में बताया जाता है कि यदि अगर हम अपने आस-पास स्वच्छता रखेंगे, तो कुछ स्वच्छ विचार भी आएँगे और आप जी, जी। जितने गंदे रहेंगे, उतने गंदे विचार आएँगे। तो कई जी। उदाहरणों के माध्यम से, कई कहानियों के माध्यम से इनको समझाया जाता है। फिर उसके बाद डबल ए क्लास होती है, अल्कोहलिक एनोनिमस की भी क्लासेस होती हैं और काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ग्रुप काउंसलिंग होती है। क्योंकि आप जो नशा करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो आपकी और हमारी बात नहीं मानता, जितनी बात नशा करने वाले की बात मानता है। जो जी। नशा मुक्ति केंद्र में जो पुराने लोग रहते हैं, जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, तो वो नए लोगों को समझाते हैं कि हम जब आए थे, हमारी स्थिति भी ऐसे ही थी। हम भी स्वीकार जी। नहीं कर पा रहे थे, इन स्थितियों, परिस्थितियों को। तो ये ग्रुप काउंसलिंग में जब वो एक-दूसरे की बातें सुनते हैं, तो उससे उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और उसके जी। बाद इनके कुछ एंटरटेनमेंट की भी वहाँ पे सुविधाएँ होती हैं और साथ ही साथ इनको आपसी विचार, व्यवहार और इनको ज़िम्मेदारी दी जाती है नशा मुक्ति केंद्र में। पूरे जी। नशा मुक्ति केंद्र में कि भई आज भोजन कौन परोसेगा? क्योंकि हम लोग घर में क्या करते हैं? घर में हमें तो यही संस्कार मिलते हैं ना, आपस में एक-दूसरे की मदद करना, साफ-सफाई करना, ना बड़ों से अच्छे से बात करना, बड़ों का सम्मान करना। तो वहाँ पे भी ये सब बातें सिखाई जाती हैं। क्योंकि यदि अगर हम अपने भारतीय संस्कारों की बात करें तो प्रत्येक घर में ये संस्कार सिखाए जाते हैं। परंतु हुँ, हम हुँ। अनजानवश, भूलवश जब गलत रास्ते में चले जाते हैं, तो हम अपने संस्कारों को भूल के कुछ गलत संस्कारों की ओर चले जाते हैं। तो पुनः उन्हें वापस अपने माता-पिता द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं, उनको स्मरण करवाते हुए एक पारिवारिक ज़िम्मेदारी का भी एहसास करवाते हुए, जी। उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और जब पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज के बाद भी हम लोग एक फ़ॉलो-अप प्रोसेस करते हैं। यदि अगर वो लोकल पेशेंट है, तो उसके घर में भी जाते हैं और हुँ, यदि हुँ। अगर थोड़ा दूर रहते हैं, तो टेलीफ़ोनिकली हम लोग उनका फ़ॉलो-अप करते हैं। परंतु यहाँ पे परेशानी ये आती है कि यहाँ पे परिवार हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं और हुँ, ऐसी हुँ। स्थिति में परिवार ही कहता है कि सर अब आप मत आया करिए, आप फ़ोन मत किया करिए, नहीं तो लोग कहेंगे भई नशा मुक्ति केंद्र से लोग आते हैं। उन्हें बड़ी परेशानी होती है कि नशा मुक्ति केंद्र से फ़ोन आया है, नशा मुक्ति केंद्र से कोई लोग आए हैं और वहीं पे जब हमसे वो संपर्क टूटता है पेशेंट का और पेशेंट के परिवार का और उसी समय घटना होती है फिर से नशा करने की। क्योंकि फिर से नशा नशा करना। बीपी और शुगर की तरह है। यदि किसी को बीपी है और मैंने उनके साथ अपशब्दों में बात कर दिया, तो तुरंत उनका बीपी बढ़ जाता है।
तो जी, सेम चीज़ नशा करने वालों के ऊपर भी है कि जब ये नशा छोड़ते हैं तो इनके सामने चुनौतियाँ घर में, परिवार में या इनके कार्यस्थल में कई लोग इनको उकसाते हैं, कई लोग दोस्ती की कस्में खिलाते हैं कि नहीं एक बार पी लो उसके बाद कभी नहीं पीना। तो ब बोला जाता है ना कोई भी गलत काम करना है तो बहुत आसान है, परंतु एक अच्छे कार्य जी, के लिए कई संघर्षों से गुज़रना पड़ता है। तो इन्हें भी कई संघर्षों से गुज़रना पड़ता है और कई बार विफलता का सामना भी करना पड़ता है। परंतु पुनः इन्हें हम लोग री-एडमिशन करते हैं और वो जो गलतियाँ होती हैं हमसे, फिर दोबारा जी, उस गलतियों पर वो कॉन्संट्रेट किया जाता है। और जब जी, पेशेंट थोड़ा पॉज़िटिव हो जाता है, तो वो स्वयं जानता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने फिर से नशा कर लिया। तो अब वो जी, गलती को ना दोहराए उसके लिए वो अपने आप को मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार करता है। तो हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कई लोग हमारे पास आते हैं बोले आप गारंटी दीजिए नशा छोड़ने की, परंतु नशा अच्छा, छोड़ने की कोई गारंटी नहीं है। देखिए नशा एक बीमारी है, इसको आप बीमारी की तरह सोचिए। जैसे बीपी, जी, शुगर को एक बीमारी की तरह सोचते हैं, उसी प्रकार नशा एक मानसिक बीमारी है। सीधी-सी बात है यदि अगर मुझे किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है, तो उस तनाव का प्रबंधन मैं किस तरीके से करता हूँ? यदि अगर जी, मैं उस तनाव का प्रबंधन सही तरीके से नहीं किया, क्या पता मैं इसका तरीका निकाल लूँ कि आज मैं तनाव में था तो मैंने नशा कर लिया। तो जी, ऐसी कई बातें होती हैं, कई सारे ब्रेकर्स आते, कई सारे हर्डल्स आते हैं और तब जाके वो सोबर हो होता है। पाता है। तो जी, कोई ऐसे भी साथी आते हैं जो कि एक बार में ही नशा छोड़ देते हैं और नशा छोड़ने के लिए ना नशा मुक्ति केंद्र, ना उनका परिवार, केवल ये साथ दे सकते हैं, नशा तो उन्हें स्वयं को छोड़ना होता है। स्वयं को और छोड़ना। जब बिल्कुल, और उनके लिए उनको कई हम टेक्नीक बताते हैं कि आपको ना कैसे बोलना है। क्योंकि आप जब जी, बाहर जाते हैं तो कई आपके पुराने दोस्त हैं जो कि पुनः ऑफ़र करेंगे कि नहीं थोड़ा-सा नशा कर लो या क्या पता कभी हुँ, आप ही की इच्छा हो गई। तो आपको हुँ, अपने मन को कैसे नियंत्रण करना है, आपको दूसरे को कैसे नहीं बोलना है, तो ये सब नशा मुक्ति केंद्र में सिखाया जाता है और धीरे-धीरे ये तभी सीखेंगे जब वो चाहेंगे। यदि अगर उनकी इच्छा नहीं है, तो आप कितना भी जी, कुछ भी कर लें, वो नहीं सीखेंगे। तो उन्हें भी थोड़ा समय लगता है, फिर से समाज की मुख्य धारा में आने के लिए। ऐसा नहीं है कि हुँ, वो हुँ, एक बार नशा मुक्ति केंद्र आए और वो नशा मुक्त हो गए। हो सकता है कई लोगों के मतलब ये मान के चलिए कि 2% लोग हैं जो कि एक बार आके छोड़ देते हैं, परंतु बाकी लोग को दोबारा भी री-एडमिशन भी लेना होता है और री-एडमिशन में वो स्वयं चिंतन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी? मैं वापस क्यों हुँ, आया? तो हुँ, हुँ, फिर उसके बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो अपने मन को नियंत्रण करना भी सीखते हैं, अपनी गलतियाँ वो ना दोहराएँ, उसके लिए भी वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति नशा मुक्त हो गया है। बस उसे हो एक गया। संकल्प लेना है कि आज नहीं कल, मैं आज जी, नशा नहीं करूँगा। तो कल केवल एक ही दिन आपको टालना है नशे का, तभी ये जी, चीज़ संभव है। ठीक। बहुत ही गहरी जानकारी दी सर आपने। मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे है सर कि मैं आपसे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं एक नशा करने वाला व्यक्ति हूँ और अगर मैंने ये सुना है या जान रहा हूँ मैं कि कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र एक है, जो इस विषय पर काम कर रहा है, जो मेरी मदद कर सकता है। तो मैं आपको भिलाई में कैसे ढूँढूँ? मेरे क्या कोई पता आप बता पाएँ या कोई नंबर जिस पर आपसे संपर्क किया जा सके इस तरह से? जी, बिल्कुल हमारी वेबसाइट भी है। आप वेबसाइट के माध्यम से भी हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर की जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया में भी हम लोगों ने अपनी जानकारी दे रखी है, तो वहाँ जी, से भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अगर आप जाएँगे तो हाईवे में हम लोगों ने वॉल राइटिंग और कुछ फ्लैग्स वगैरह भी हमने लगा के रखे हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके और हम तक पहुँच सके। जी, जी। तो देखिए मुझे लगता है कि जो रास्ते हैं शराब छुड़े के या नशा से मुक्त होने के, किसी भी प्रकार का नशा, वो हज़ार है, पर अभ्यास हमें खुद ही करना होगा।
उसके लिए कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, ये एक बात मुझे समझ में आती है। देखिए, बहुत सारी बातें और की जा सकती है इस विषय पे, बहुत कुछ और जाना और समझा जा सकता है। पर मुझे लगता है कि आपको 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है मोटे तौर पर। अगर आपको कहीं पर भी ये लग रहा है कि आप नशे के आदी हो गए हैं और आपका परिवार इस समस्या से जूझ रहा है, आप जूझ रहे हैं, आपका परिवार जूझ रहा है। देखिए, ये अजय सर ने एक बात कही थी कि जितना ज़्यादा नशे से व्यक्ति पीड़ित नहीं है, उससे ज़्यादा उसका परिवार पीड़ित होता है। जी, तो अगर बिल्कुल, आप बिल ये जी, तो अगर आप ये देख रहे हैं और आपको कहीं पर भी 1% भी आपके दिमाग में लग रहा है, तो आप प्रोफ़ेशनल मदद लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप नशा मुक्ति केंद्र जाएँ और वहाँ पर आपको भर्ती ही कर लिया जाए। काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप नशा मुक्ति केंद्र जाएँगे, वहाँ आपको पकड़ लिया जाएगा। बिना आपकी मर्ज़ी के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है, छोड़ना आपको है, आपकी मर्ज़ी उसमें काउंट की जाएगी। पर हाँ, मदद लेना ज़रूरी है, बात करना ज़रूरी है। आप समझ करके देखिए, प्रयास कीजिए। इसके साथ ही अगर आप कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र से जुड़ना चाहते हैं या आपको उनके तक पहुँचने में मुश्किल हो रही है, आप हमें भी बता सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे उनके साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पर काफ़ी सारी बातचीत और होनी बाकी है। समय पर रहते हुए हम और आगे बात करने की कोशिश करेंगे। पर फिलहाल अजय सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया। एक तरह से मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये अभी मुझे मुझे भी इसका पहली बार एक आभास होना शुरू हुआ है। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आगे भी हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत आपका भी धन्यवाद और सविता जी आपकी जो कमी है वो बहुत जल्द पूरी हो चुकी है ये मान के चलिए और मैं बहुत जल्द क्या पता कुछ ही दिनों में मैं आपसे भी मिलूँगा कांकेर में। जी, जी। ये जो बात हो रही है, मैं इस पर और थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, सरिता जी ने कुछ ऑफ़िशियल लोगों से बात करने की कोशिश की थी, जिनको अंदाज़ा हो कि न कांकेर में कहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र है। तो उनका ये सीधा एक जवाब था कि इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कांकेर में है भी तो कहाँ पर है, इसका कोई पता नहीं था। अच्छी बात ये है कि अजय सर ने इस क्वेश्चन को सीरियसली रिस्पॉन्ड किया और उनका कहना है कि कांकेर में बहुत जल्दी कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना होने वाली है, ऑलमोस्ट लगभग हो चुकी है। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी हमें एक नए संस्थान को देखने को मिले। सरिता जी, आपने भानु प्रतापपुर से आप हमारे साथ जुड़ी, आपने नई जानकारियाँ हमें दी। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी का जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपकी भी अपने मुद्दे और विषयों पर हमसे चर्चा करवाना चाहते हैं, हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट पर अपने विषय और मुद्दे बता सकते हैं। हम आपसे जुड़ेंगे, जानकारी के साथ उसे प्रकाशित करेंगे। जन सारांश भानु के इस एपिसोड में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।